सो क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 8.15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, इलस्ट्रेशन 8.15 को समझते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m स्किप्ड ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, तो एक बड़ा सा ब्लॉक है m, उस पे छोटा सा मास रखा हुआ है स्मॉल m, and the system rests on a horizontal surface, a constant horizontal force F acting on the lower block। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है F, produces an acceleration F by 2 times m plus n in the system। Okay, the two blocks always move together, consider displacement d of the system। फोर्स भी दे रखा है, बेसिकली फोर्स एक्सेलरेशन दे रखा है। ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, और दोनों ब्लॉक जो है वो साथ में मूव कर रहे हैं। साथ में मूव कर रहे हैं मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बराबर है। ठीक है, फ्रिक्शन लेके चल रहा है इस फोर्स के। तो वो कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट डी, डी डिस्प्लेसमेंट अगर मूव कर रहा है तो फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि ये फोर्स जो भी एक्सेलरेशन दे रहा है, जो भी एक्सेलरेशन दे रहा है उसका मास टाइम्स, यानी कि स्मॉल मास टाइम्स फ्रिक्शन पीछे की तरफ काम कर रहा होगा। ठीक है, तभी ये इसके इस फोर्स के बराबर रहेगा, तभी उस पे अटेन कर पाएगा, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन इसको रोक के रखा है। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। कॉमन एक्सेलरेशन क्या है? कॉमन एक्सेलरेशन है एफ बाई टू एम प्लस एन। ठीक है, तो एफ माइनस एफ एम। ठीक है, अगर इसको हम लोग सिस्टम ले लें, एज अ होल सिस्टम ले लें, ठीक है, तो एफ माइनस एफ एम इक्वल्स टू एम प्लस एम इंटू एफ बाई टू एम प्लस एम। ठीक है, ये आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ से जो एफ एम निकल के आया हमारा वो आ गया एफ बाई टू। ठीक है, तो वर्क डन निकालना है बाई फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। ठीक है, तो फ्रिक्शन बाई बिगर ब्लॉक, तो फ्रिक्शन बिगर ब्लॉक पे किस तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। ठीक है, तो फ्रिक्शन आ गया था हमारा एफ बाई टू इंटू डी। ठीक है, एफ बाई टू जो फ्रिक्शन है वो इस किसके बराबर है? म्यू टाइम्स स्मॉल एम प्लस एम जी के बराबर है। यहाँ से म्यू का भी वैल्यू आ गया, एफ बाई टू एम प्लस एम इंटू जी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चन में अगर कुछ देखने को है तो वो ये है कि इस फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोगों ने एम मास और कैपिटल एम मास दोनों को सिस्टम लिया है। ठीक है, दोनों को एज अ होल सिस्टम लिया है, तो फ्रिक्शन क्या आ रहा है? ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है कि जो सरफेस पे रखा गया है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो यहाँ पे जो सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम, जो नीचे का जो सरफेस है वो भी फ्रिक्शनलेस नहीं है। ठीक है, उसमें भी एक फ्रिक्शन है। तो हमने जब इन दोनों को सिस्टम लिया तो इनके बीच का फ्रिक्शन हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये फ्रिक्शन, ये फोर्स किसके बराबर होगा? ठीक है, तो यहाँ से हमारा इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है एफ एम इक्वल्स टू एफ बाई टू। ये इंपॉर्टेंट था, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट में हमें क्या निकालना था? सी था फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। ठीक है, स्मॉलर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अब उसे निकालना है हमें। एंड फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक। ठीक है, तो सबसे पहले सी को देखते हैं। सी पे फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ये तो शुरू में ही बता दिया था मैंने कि जस्ट इसको m टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो जो फ्रिक्शन है वो निकल कर आ जाएगा कि छोटे से ब्लॉक पे कितना लग रहा है। ठीक है, उसके बाद बताना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक। वर्क डन क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स तो हमें पता है। ठीक है, एम एम बाई टू एम प्लस एम इंटू डी। ठीक है, ये निकल के आ गया। नेट वर्क डन क्या होगा? बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, क्या निकालना था? फाइंड द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक बाय बिगर ब्लॉक, ये तो हो गया। फाइंड द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन बाय बिगर ब्लॉक, होल्ड ऑन, आ गया। फाइंड द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बिगर ब्लॉक, बिगर ब्लॉक। ठीक है, तो बिगर ब्लॉक ये रहा। ठीक है, तो इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक रहेगा तब तक तो वर्क डन जीरो रहेगा।
ठीक है। वर्क डन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तब तो वर्क डन जीरो होगा, काइनेटिक जब लगेगा तब वर्क डन होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो ये फोर्स लग रहा है, जब तक इस पे म्यू एस इंटू एन लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तब तक जो है वर्क डन वो जीरो होगा। ठीक है, क्लियर। देन आते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8.6 पे, 8.16 पे। ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the block of mass capital M, अगेन उसी तरह से रखा गया है। सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट्स ऑन M ड्यूरिंग द इंटरवल टाइम t, किसी t टाइम तक के लिए फोर्स को लगाया गया है। ठीक है, इफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ, इस बार ये सरफेस जो है स्मूथ है, assuming no relative sliding between the blocks। ठीक है, ब्लॉक्स के बीच में किसी भी तरह का स्लाइडिंग नहीं हो रहा। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स। ठीक है, तो हमें बताना है बेसिकली वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स, वर्क डन बाय एफ ऑन द लोअर ब्लॉक्स। तो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, इस वाले की वजह से एम जी नीचे में नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, ये बड़ा वाला ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो फ्रिक्शन जो है, ये छोटा वाला ब्लॉक इस पे पीछे की तरफ लगाता है, ये इस पे अपने आप जो बड़ा वाला ब्लॉक है छोटे वाले पे आगे की तरफ लगाता है। तो वर्क डन क्या होगा बेसिकली, वर्क डन क्या होगा, एक्सेलरेशन जो है, अगर हम लोग इसका एक सिस्टम मान लें इसको, ठीक है, इसको कंप्लीट सिस्टम मान लें, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा एफ बाई एम प्लस एम। ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑन द ब्लॉक एम एंड एम, ठीक है, क्या है मतलब बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल्स टू एम ए ही होगा। ये बात को समझना, जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको अपोज कर रहा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन से, तभी बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, उसमें मास को बस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ये स्टैटिक फ्रिक्शन मिल गया। ठीक है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, अगर एस डिस्प्लेसमेंट होता है तो एफ इंटू एस, क्योंकि सेम एंगल में है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है और डायरेक्शन भी इधर ही लग रहा है। ठीक है, where s equals to half at square, we have wfm half at square फंक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह होगा, ये तो सब कुछ सही है ना। एक्सेलरेशन की जगह पे बस हाफ एटी स्क्वायर में एक्सेलरेशन की जगह एफ बाई टू एम प्लस एम एल देना। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन पे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब स्लाइडिंग शुरू हो जाती है, जब भी ऑब्जेक्ट का स्लाइडिंग शुरू हो जाता है फिक्स सरफेस पे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसीलिए वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, पॉइंट ये नोट करना है। यूएस के केस में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में या तो वर्क डन जीरो होगा, ठीक है, या तो क्योंकि बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन कोई ऐसा अरेंजमेंट होता है जो बड़े ब्लॉक के ऊपर एक छोटा ब्लॉक रखा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, जैसे ये मूव कर रहा होता है, फ्रिक्शन इस पे लग रहा होता है, ठीक है, तो ये मूव कर रहा होता है तो पॉजिटिव वर्क डन आ जाता है। बट काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा पीछे लगेगा, तो हमेशा इसका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट द सरफेस इज assumed to be fixed as zero, the work done by kinetic friction on the surface is zero। okay, in this way the work done by kinetic friction on both the surface is relative। ठीक है, इसके बाद है illustration 8.18 and work done by spring force। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं।